हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम ईवीएस का यानी कि पर्यावरण का जो है टेस्ट नंबर 2 लगाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और देखिए आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस टेस्ट में लगा चुके थे। आज हम 21 नंबर से देखेंगे। तो हमारा 21वां नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी संरक्षण के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए पहला कूट है, मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है। दूसरा है, मिट्टी संरक्षण हेतु पलवारना आवश्यक है। तीसरा है, नहर सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो चयन कीजिए कौन सा सही होगा। देखते हैं हम 1 बाय 1 करके। मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही है। मिट्टी संरक्षण हेतु जो है जो पोला करना होता है ना, कि नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं और ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाते हैं, ये भी आवश्यक है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। तीसरा देखें, नहर सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो क्या ये प्रभावी उपाय है? नहर सिंचाई द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। तो तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पौधे निम्नलिखित में से किस एक वर्ग से संबंधित हैं? अस्वजीवी, स्वजीवी, परजीवी या फिर मृतोपजीवी। तो पौधे क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या है ये स्वजीवी हैं। हरे पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो इन्हें हम स्वजीवी कहेंगे। तो क्या होता है कि ये पौधे जो हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि अपना ये भोजन खुद ही बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में बनाए रखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय तत्व है? तो ऑप्शन है लाइकेन, दीमक, शैलीय नमक या फिर शैवाल। तो कौन अजीवीय तत्व है? देखिए लाइकेन भी जो है एक जीवीय तत्व है, दीमक भी जीवीय तत्व है, शैवाल भी जीवीय तत्व है, लेकिन क्या शैलीय नमक है जीवीय तत्व? नहीं है। कैसे नहीं है? ये जो है ये चट्टानों में उपस्थित पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है, ठीक है। लेकिन लाइकेन आप जानते होंगे कि ये जो है कवक और शैवाल की कनेक्टिंग लिंक है, इसमें भी जान होती है, शैवाल में भी जान होती है और दीमक में भी जान होती है, तो ये अजीवीय तत्व नहीं है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने का। देखते हैं। तो देखिए कंपास, एपिफाइट्स, मार्क्वी, सेक्सोल, इसे हमें मिलाना है। तो कंपास जो है वो कहाँ होगी? सवाना। एपिफाइट्स भूमध्य सागरीय, एपिफाइट्स भूमध्य रेखीय। एक बार और बता दूं, कंपास जो है वो सवाना, एपिफाइट जो है भूमध्य रेखीय, और मार्क्वी जो है वो है भूमध्य सागरीय, और सेक्सोल जो है वो मरुस्थलीय। ये मरुस्थलीय प्लांट है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अब आती है बात 25वें क्वेश्चन की। देखिए पृथ्वी की आयु के परिकलन में निम्न खनिजों में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लौह अयस्क का, कि थोरियम सीसा का, कि तांबे का या फिर गिलेट का? तो ये प्रयोग किया जाता है थोरियम सीसे का। देखिए 1904 में रदरफोर्ड नामक विद्वान जो है वो रेडियो सक्रिय यानी कि यूरेनियम और थोरियम के आधार पर चट्टानों की आयु निर्धारित करने का प्रयोग किया। तो यूरेनियम और थोरियम किसी न किसी रूप में मात्रा में जो है सभी शैल में पाए जाते हैं, और इस आधार पे पृथ्वी की आयु जो है वो 2 अरब से 3 अरब वर्ष के बीच मानी जाती है। तो देखिए हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और वुलर झील। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा चारों के चारों। देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में
ईरान में रामसर में जो है एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। तो देखिए भारत ने जो है 1982 में, ध्यान रखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में जब पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे कि 1982 में रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किया। किसने? भारत ने। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, अब ये जान लीजिए कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वो होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं और प्राकृतिक जो प्रकृति के रूप से बनती है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप ये बताओ। ऑप्शन पहला है धान के खेत, दूसरा है वन, तीसरा है घास का मैदान, चौथा है झील। आई होप आप लोग ये आंसर दे दोगे। तो इसका ऑप्शन सही होगा धान के खेत। देखिए धान के खेत जो है वो तो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं ना, लेकिन क्या वन मनुष्य बनाता है, क्या झील मनुष्य बनाते हैं? कुछ कुछ झील जो हैं वो कृत्रिम रूप से झील हैं, लेकिन मैक्सिमम झीलें जो हैं वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। घास के मैदान भी जो है प्राकृतिक परिस्थिति का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामसर से ही है। देखिए रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? आई होप आप सभी लोग बता लोगे अब ये, क्योंकि मैं पिछले जो है क्वेश्चन में इसका डिटेल दे चुकी हूँ। तो ये होगा ऑप्शन ए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था ना हस्ताक्षर, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है व्यापक नीच, दूसरा ऑप्शन है बड़े आकार वाला शरीर, तीसरा ऑप्शन है संकुचित नीच या फिर आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यापक नीच कर्मता। अब 30वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है पौधे जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरा है पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के जो है गमन को संभव बनाते हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होंगे दोनों। देखिए ये जो पौधे हैं वो जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज़ ये पोषक तत्वों के गमन को भी संभव बनाते हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए गए हैं? वन, जल, सड़कें, खनिज। तो सीधा सीधा ऑप्शन है इसका, सड़कें जो है वो प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं किए जाती क्योंकि ये मानवकृत हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या फिर कागज के थैलों का प्रयोग। तो पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन बी, गरीबी ज़्यादा हो या कम हो या मध्यम हो, इससे जो है पर्यावरण की सुरक्षा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है धारणीय विकास, वातानुकूलन हो गया या फिर कागज़ के थैलों का प्रयोग, देखिए आप अगर कागज़ के थैलों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पेड़ों को ज़्यादा काटना पड़ेगा, पेड़ों को ज़्यादा काटना पड़ेगा तो क्या होगा? हमारे यहाँ जो है पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी जिससे ऑक्सीजन भी कम बनेगा। तो ये जो है प्रभावकारी होगा। वातानुकूलन, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है वातानुकूलन से, है ना, आर्द्रता भी बढ़ेगी। तो इसलिए जो है वातानुकूलन मतलब वही AC का यूज़ करना, है ना। और धारणीय विकास, अगर हम धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में पर्यावरण जो है हमारा बहुत खतरे में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये कितने बार एग्जाम में आ चुका है, झारखंड में, है ना, और उत्तराखंड लोअर PCS में, UP PCS में, UP PCS मेंस में, फिर उत्तराखंड PCS में, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून को। आगे देखते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो,
ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। देखिए इको मार्क, इको का मतलब क्या, इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण, मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो इसे जो है भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अब देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का है। तो देखिए लैटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। कारण क्या बता रहा है इसमें, ये भी देख लीजिए। लैटेराइट उष्णकटिबंधीय जलवायु के चट्टानों के अपक्षय से निर्मित मिट्टी है और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड विद्यमान होते हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें, लैटेराइट क्या कृषि, लैटेराइट जो ये मिट्टी है क्या कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, मुझे तो नहीं लगता। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें लोहा एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। तो क्या होगा, ए सही, ए गलत, आर सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मृदा वर्गों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है लैटेराइट भारी मौसमी वर्षा प्राप्त करने वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की विशिष्ट मिट्टी है। ऑप्शन बी है, क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है और वह जो है अधिक उत्पादक है। तीसरा ऑप्शन है लाल और पीली मिट्टियाँ फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूना तत्वों के समृद्ध जो है वो होती हैं। डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियों में हल चलाना आसान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, इसका ऑप्शन सी जो है वो, बाकी देखिए बाकी तीनों सही हैं लेकिन ये जो है ये सही नहीं है। कैसे, देखिए अपक्षालन की अधिकता के कारण लाल और पीली मिट्टियों में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना और पोषक तत्वों की जो है वो कमी होती है, ना कि समृद्धि होती है। तो ये मिट्टियाँ जो होती हैं वो कम उपजाऊ होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग समय के साथ क्यों बदलता रहता है। ऑप्शन ए इज भूमि की उर्वरता में परिवर्तन के कारण, भूमि के मूल्य में परिवर्तन के कारण, भूमि की गुणवत्ता में परिवर्तन के कारण, या फिर भूमि की उपयोगिता में परिवर्तन के कारण। तो किसके कारण जो है वो बदलता रहता है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। देखिए समय के साथ साथ जो है आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन के कारण भूमि की जो उपयोगिता है वो परिवर्तित होती रहती है। तो क्या होगा, भू उपयोग में परिवर्तित जो है वो होता रहता है। अगला ऑप्शन है जब तापमापी ऊंचा होता है तब वायु दाब मापी होता है। तो ऑप्शन होगा नीचा, ऊंचा, पहले ऊंचा फिर नीचा, या फिर स्थिर। तो क्या होगा, जब तापमान जो है तापमापी जो है ऊंचा होगा यानी कि वायु दाब मापी जो है वो नीचा होगा। तो देखिए ये जो तापमापी जो होता है वो वायु दाब में जो है इसका जो है रिवर्स संबंध होता है, यानी कि विलोम संबंध होता है, यानी कि जब तापमापी ऊंचा होगा तो वायुदाब मापी जो है वो नीचा होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में संघनन तब होता है जब, ऑप्शन है तापमान हिमांक से नीचे गिर जाए, तापमान उषांक पर पहुंच जाए, सापेक्ष आर्द्रता उच्च हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए सबसे पहले आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है कि संघनन किसे कहा जाता है। देखिए तापमान जब उषांक पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, जलवाष्प जो है जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, संघनन। तो जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो क्या होता है, हिम जो है इस हिम का जो है निर्माण होता है और संघनन की प्रोसेस होती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, पथरीले कंकरीले मरुस्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ग, हमादा, रेग, या फिर इंसलबर्ग। तो इसे कहा जाता है रेग। देखिए पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे हम रेग कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं, और बलुई जो है मरुस्थल को अर्ग कहते हैं। अर्ग किसको कहते हैं, बलुई मरुस्थल को। हमादा किसको कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल को। और रेग कहते हैं पथरीले कंकरीले मरुस्थल को। तो चलिए यहीं समाप्त होता है मेरा ये वीडियो।
और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो है बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।